नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत का। तो दोस्तों, इससे पहले के 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है आपका नवम यानी कि 9। ठीक है दोस्तों, आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरी क्लासेज की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो आपकी परीक्षा में आए। तो फ्रेंड्स, आपके लगभग 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, जितना हुआ करे आप लोग इस संस्कृत गंगा को शेयर किया करें, क्योंकि घर घर में संस्कृत और जन जन के पास में संस्कृत। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपका 2011 का मॉडल पेपर। यानी कि 2011 में आपके किस तरीके के प्रश्न आए थे टीजीटी के। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो ये आप देखेंगे। और दोस्तों, ये बताया करें कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, और साफ दिख रहा है तो बोलो हाँ। तो पहला ही प्रश्न है आपका। तो ये आपका प्रश्न जो है बहुत ही मस्त है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है अच्छे से, और जो प्रश्न आपको लगता है कि हाँ ये हमारे नोटबुक में नहीं लिख रहा है, तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला है, श्रीः करुणामधिपश्य पालनीं प्रजाशु वृत्तियमयोक्तवेदुतुं सवर्णिलिङ्गि विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यानी कि इसमें क्या पूछा है कि श्रीय करुणामधिपश्य पालनीं किस प्रकार का मंगलाचरण है। आपको मंगलाचरण पूछा है। तो मंगलाचरण दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मंगलाचरण होते हैं 3। एक होता है नमस्कारात्मक, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है आपका आशीर्वादात्मक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये श्रीः करुणामधिपश्य पालनीं में कौन सा जो है मंगलाचरण है, इसका अर्थ है कुरु देश के स्वामी। तो कुरु देश के स्वामी कौन है दोस्तों? दुर्योधन। दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा विषयक प्रवृत्ति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। ये संपूर्ण जो है आपका मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण का यही अर्थ है। ठीक है, तो मंगलाचरण आपके कितने हैं? 3। तो 3 मंगलाचरण हैं आपके वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आपका आशीर्वादात्मक। तो इसमें से कौन सा है आपका दोस्तों? सी है। कौन सा है? सी ऑप्शन, यानी कि वस्तु निर्देशात्मक है। और ये जो है मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों किरातार्जुनीयम से लिया गया है। और किरातार्जुनीयम लिखा है आपके भारवी ने। और आपको प्रथम सर्ग को पढ़ना है। प्रथम सर्ग में ये पहली ही लाइन है। महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम को लिया गया है। लेखक कौन है? भारवी। इनका वास्तविक नाम है दामोदर। विधा महाकाव्य है। नायक अर्जुन हैं, जो आपके धीरोदात्त हैं। नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध है। गोत्र इनका कुशिक है। किसका गोत्र दोस्तों? भारवी का। ठीक है, इनका जो गोत्र है वो कुशिक है। और इनकी रीति जो है वो अर्थ गौरव है। कौन सी रीति है? ये अर्थ गौरव इनकी रीति है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। कृतियाँ हैं, एकमात्र कृति है इनकी किरातार्जुनीयम, जिसमें दोस्तों 18 सर्ग हैं। और मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है। छंद इसमें वंशस्थ है। छंद कौन सा है? छंद आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है वंशस्थ छंद का
प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सिस्टर का, हमारी बहन का एक मैसेज आया था कि आप जो है हिंदी नहीं कराती हैं, तो हिंदी मैंने संपूर्ण सार इसका करा दिया है किरातार्जुनीयम का। अगर एक एक पंक्ति का अर्थ कराया तो थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि आपकी कमेंट क्या है, मोटिवेट करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं और कुछ अच्छा करने का मन करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों से सीखी जाती हैं, तो आप लोग बताते हैं तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है आपका दूसरा, भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? अभी बताया था अर्थ गौरव। अर्थ गौरव जो है डी। अर्थ गौरव का अर्थ है, अर्थ गौरव का अर्थ होता है थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, यानी कि थोड़े शब्द हों और ज़्यादा चीज़ कह देना। तो दोस्तों यही है, आपको पता है 125 प्रश्न किए जाते हैं, तो थोड़े से शब्द हों और ज़्यादा आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी 12वीं की बात है, अर्थ गौरव, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना। चौथा प्रश्न है आपका, भारवी इस शब्द का अर्थ क्या है? तो भारवी का अर्थ है सूर्य की कांति, सी ऑप्शन। किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो अभी बताया है महाकाव्य, महाकाव्य के वन पर्व से है ये। किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? महाकाव्य की, सी ऑप्शन। छठवां है, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। किसने लिखा है दोस्तों? कालिदास ने लिखा है। और मेघदूतम क्या है? नाटक है, महाकाव्य है या क्या है? तो ये जो है आपका मेघदूत दोस्तों, आपका क्या है? ये गीति काव्य है मेघदूत, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कालिदास ने लिखा है। और दोस्तों इसमें जो है जन्म स्थान कालिदास का जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, गोत्र ब्राह्मण है, रीति इनकी वैदर्भी रीति है, कृतियाँ हैं 7। और मंगलाचरण जो मेघदूत में प्रयोग किया गया है वो वस्तु निर्देशात्मक है। म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी आपका हो गया दोस्तों पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां प्रश्न है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता, आपका बी ऑप्शन। अगला है 8वां, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। तो दोस्तों मेघदूत संदेश काव्य के नाम से, या दूत काव्य आ जाए तो संदेश काव्य आ जाए, दोनों आपके सही जाएंगे। या तो संदेश काव्य आएगा या आपका दूत काव्य आएगा। तो संदेश माने होता है किसी का संदेश भेजना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेघदूत के रचयिता कौन है? अभी आपको बताया है, कालिदास जी हैं मेघदूत के रचयिता। 10वां है, कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, वह अलंकार है तो उपमा कालिदासस्य डी। मेघदूतम का नायक कौन है? तो दोस्तों मेघदूत का नायक जो है यक्ष है। कौन है मेघदूत के नायक? मेघदूत के नायक दोस्तों आपके यक्ष हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यक्ष जो है थोड़ा बना ठना है, धीर ललित ये नायक हैं। कैसे हैं? धीर ललित, प्रसन्न चित्त प्रेमी हैं, तो ये धीर ललित है। ठीक है, यक्ष जो कैसे हैं? धीर ललित है। अगला प्रश्न है आपका, मेघदूतम का प्रधान रस है? तो मेघदूत का है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, ए श्रृंगार रस आपका हो जाएगा पक्का। 13वां है, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? तो दोस्तों मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा 2, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? तो दूर जाना पड़ा अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण। इनको साप मिला था, इसके कारण इनको दूर जाना पड़ा। तो आंसर सी दोस्तों आपका पक्का है। 15वां है, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही है? तो सबको पता होगा विरहिणी यक्षिणी जो थी ये अलकापुरी में निवास कर रही हैं। कहाँ पर? सी यानी कि अलकापुरी में। 16वां है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो मेघदूतम के जो कथानक है उसका मूल स्रोत कवि कल्पित है, कवि कल्पित, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? तो दोस्तों मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, सबको पता होगा 1 वर्ष तक, यानी कि 12 महीने तक। ठीक है, ए ऑप्शन।
18 माह विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? तो विरही यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। कहाँ पर? रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर निवास कर रहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है, नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? तो नीति शतकम दोस्तों आपकी मुक्तक काव्य है। नीति शतकम भर्तृहरि ने लिखा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीति शतकम के रचयिता कौन है? देखिए आगे भर्तृहरि कौन है? भर्तृहरि भारवी किरातार्जुनीयम और भवभूति की उत्तररामचरितम। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? तो इसके अंदर शतक लगा हुआ है, तो शतकम मतलब होता है 100। तो नीति शतक में दोस्तों 100 श्लोक हैं। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी 100 पक्का। अगला प्रश्न है आपका, ये है नीति शतकम का विषय क्या है? तो नीति शतकम का जो विषय है वो है मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला नीति शतकम के अंतर्गत कहा गया है। 23वां प्रश्न है, नीति शतकम की भाषा क्या है? तो नीति शतकम की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अति सरल है, सुबोध है। आंसर सी दोस्तों पक्का। 24वां है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? तो ब्रह्मा भी आ जाएं वो नहीं समझा सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान है और अपने आप को जानता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो दोस्तों अगर ब्रह्मा भी उनके पास में आ जाए तो उन्हें नहीं समझा सकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे कि अब तो हमारी तैयारी बेहतरीन हो गई है। तो आप लोग जो है ऐसा मत कीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सीट आप पक्की कर लीजिए। ठीक है, तो जो थोड़े से ज्ञान में स्वयं को अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाते हैं, अपने आप को चतुर मानने लग जाते हैं, होशियार मानने लग जाते हैं, उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ए ऑप्शन। 25वां है, अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूर्खजनों का एकमात्र उपाय है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं उनका एकमात्र उपाय क्या है? मौन रहिए, मौनावलंबनम। ठीक है, नीति शतकम के अंदर से है। 26वां है, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। तो स्वाभिमान और जो है यानी कि सम्मान जिनको मिलता है, राजा धनवान राज्य विकारी नहीं, विद्वजन विद्वान लोग होते हैं, उन्हें जो है स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। आंसर सी दोस्तों पक्का। 27वां है, सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है? तो सत्संगति के प्रभाव से पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्भावना विकसित होती है। ठीक है, मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी आ चुका है। तो मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी दोस्तों पक्का। 28वां है, धन की कौन सी गति नहीं होती? तो धन की देखो दान भोग नाश ये गति तो होती है, नहीं होती है तो संतोष प्राप्ति नहीं होती है धन से। अगर आप डबल बेड खरीद लेते हो और आपके पास में अगर नींद नहीं आ रही है तो डबल बेड बेकार है। अगर आपके पास में बहुत सारी किताबें आपने खरीद रखी है टीजीटी संस्कृत की, आप उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हो तो वो बेकार हैं। तो धन से आप सब चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन संतोष की प्राप्ति धन से नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संतोष प्राप्त नहीं होता। इसलिए दोस्तों कम चीज़ लीजिए, कम बुक खरीदिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, आपका बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नोट्सों में ही आपको संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न है, ये हो गया आपके 28। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, उपयुक्त तीनों जो हैं ये महाराज भर्तृहरि की रचनाएं हैं। 31वां है, नीति शतकम अपनी ज्ञेयता के कारण गीति काव्य है। नीति शतकम अपनी ज्ञेयता के कारण क्या है? गीति काव्य गाने वाला है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, तो सबको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता आपके कौन हैं? कालिदास जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कालिदास। 33वां अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अभिज्ञान का शब्द अर्थ होता है पहचान, और पहचानने के लिए क्या दी थी? अंगूठी। 34वां अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक और लिखे हैं? तो ये लिखे 3 नाटक हैं दोस्तों आपके कालिदास के।
35वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की विधा के अंतर्गत है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम सबको पता है नाटक के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वो ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित। सी ऑप्शन, मार दो मोहर लगा दो ठप्पा। आंसर सी आपका दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है आपका 37वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 शी। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंक है वो चौथा अंक दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। डी ऑप्शन। 39वां है, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? तो भैया उन्हें जो है दुष्यंत से प्रेम हो गया था, दुष्यंत के ध्यान में वो मग्न थी, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? तो शकुंतला को शाप दिया था कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। किसको दिया था? शकुंतला को। डी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो आपके आने वाले एग्जाम में इसी तरीके से आएगी। जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया, तो उन्होंने दिया था कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। आगे आने वाली परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि जिसके ध्यान में तू बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। ये शाप किसने दिया था, किसके लिए दिया था? तो दोस्तों आपका जो है पेपर, जो 7 किताबें हैं और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो बुक है उससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। टीजीटी की परीक्षा ना ज़्यादा कठिन होती है और ना ही ज़्यादा दोस्तों सरल होती है, बीच की होती है। और दोस्तों अगर आपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से आपने टॉपिक को कवर कर लिया, तो आपको एक सीट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 41वां, दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया है? तो शाप मोचन का बताया है कि किसी अभिज्ञान देखने से दुष्यंत के शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। यानी कि जब शाप दे दिया था दुर्वासा ऋषि ने तो उनसे पूछा कि अब ये शाप तो दे दिया लेकिन इसका निवारण कैसे होगा? तो उन्होंने कह दिया था कि किसी अभिज्ञान, यानी वो कोई चीज़ उसने दी होगी तुम्हें और उसे अगर वो देख लेगा तो ये शाप आपका जो है मुक्त हो जाओगी आप शाप से, वो तुम्हें याद करने लग जाएगा। तो किसी अभिज्ञान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, इससे निवारण होगा। आंसर सी आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है 42वां, कर्ण ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो कर्ण ऋषि को दोस्तों काश्यप से जानते हैं। किससे? काश्यप से। कश्यप मत कर देना, काश्यप ऋषि के नाम से जानते हैं कर्ण को। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? तो चतुर्थ अंक की विषय वस्तु दोस्तों बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की है। बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर पर दोस्तों जितना वो दुख होता है वही मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? मनुष्य के जीवन की। तो बेटी की जब शादी होती है, जब विदा होती है, उसी पर ये आधारित है। नेक्स्ट है आपका 44वां, अर्थो ही कन्या परकीव एव में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ में दी गई है? तो कन्या जो है पराया धन होता है, ये धरोहर के साथ में है। किसके? धरोहर के साथ। सी ऑप्शन। 45वां, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया था? तो ये बन पाया था दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। उदात्त बन गया था दुष्यंत का चरित्र जो है, ये दुर्वासा ऋषि ने जो शाप दे दिया था उसकी कल्पना के कारण। 46वां है, साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा कौन सी है? तो ये है आपका नाटक। कौन सा है? नाटक। डी। अगला है उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों उत्तर रामचरितम के भवभूति हैं। कौन है? भवभूति। डी ऑप्शन। 48वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो नहीं है पहले आपको वो पता होना चाहिए जो हैं। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रिक है मामू। इनकी रचनाओं की ट्रिक है मामू। म से मालती माधव, म से महावीर चरितम और उ से उत्तराम चरितम। तो ये 3 रचनाएं हैं। ट्रिक को याद लिख लेना या फिर याद कर लेना। मामू, म से मालती माधव, म से
महावीर चरितम, और ये ऊ की मात्रा लगी है इससे उत्तर रामचरितम। तो इसमें दोस्तों प्रतिमा नाटकम जो है ये भभूति की रचना नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49वां है उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के किससे लिया गया है? उत्तरार्ध पर आधारित है। किससे है? उत्तरार्ध पर आधारित है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। नेक्स्ट है 50वां उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? तो सबको पता होगा दोस्तों, करुण रस जो है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। नेक्स्ट है 51 यानी कि 51वां प्रश्न है आपका, रामचरितम में अंक की गिनती है तो 7, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। तो कवि की मौलिक कल्पना है छाया, सीता और राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, ठीक है, ए ऑप्शन। 53वां है छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है। तो दूसरा पात्र है आपका तमसा। कौन है? तमसा। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी तमसा पक्का। 54वां है दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? तो दोबारा जो आए थे वो आए थे 12 वर्ष बाद। कितने? 12 वर्ष बाद, सी ऑप्शन। अगला है 55वां दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तो ये किया है वासंती को। किसको किया है? वासंती को किया है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 56वां तृतीय अंक ने सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? तो पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है दोस्तों? जब छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा जो मूर्छित राम होते हैं वो चेतना जागृत हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57वां है पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो देखिए तालाब के अधिक भर जाने पर, इसका जो हिंदी है वो है तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर से बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। ये उत्तर रामचरितम की सूक्ति है ये, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को क्या कहते हैं? तो 15 को कहेंगे पंच 10। पंच माने 5 और 10 माने 10, तो ये हो जाएगा आपका 15 पंच 10। नेक्स्ट है 80 की संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो अष्टी को कहेंगे अशीति। अशीति माने क्या है? 80। अष्टादश माने क्या है? 18। अष्टाविंशति तो 28 हो जाएगा, और अष्टाशीति 88 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए। नेक्स्ट है एकोनविंशति को हिंदी में कहते हैं। तो एकोनविंशति यानी कि विंशति माने होता है 20, विंशति माने क्या है? 20, और एकोन माने 1, न माने नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? 19। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 50 को हिंदी में कहते हैं 50। तो 50 को कहेंगे 50। क्या कहेंगे? 50, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इको यड़ची सूत्र से संधि हुई है? तो इको यड़ची संधि से, इको यड़ची जो सूत्र है उससे कौन सी संधि हुई है? ये हुई है आपकी प्रत्येक। यड़ संधि, इको यड़ची प्रत्येक जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आदगुण से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? तो गुण संधि का सूत्र क्या है? आदगुण, और इसका जो है उदाहरण है वो है गंगोदकम। गंगोदकम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 64 यानी कि 64वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है। तो हल का अर्थ है दोस्तों व्यंजन। व्यंजन को हल कहा जाता है और स्वर को अच कहा जाता है, ठीक है। हल संधि होती है, तो हल संधि कब होती है? स्वर के होने पर? नहीं दोस्तों, स्वर के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपकी हल संधि होगी कि व्यंजन के बाद जब व्यंजन आता है तब आपकी हल संधि होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यंजन के बाद व्यंजन आए। 66वां है उज्ज्वल शब्द में कौन कौन वर्ड समीप आने पर संधि हुई है? जो उज्ज्वल है उस शब्द में कौन कौन से वर्ड जो पास में आए हैं जब संधि हुई है? तो वो हुई आपकी द जमा ज, तब बनाया आपका उज्ज्वल।
बी ऑप्शन। समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ है मास सहित, समास, समानास वाला। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। क्या है? संक्षिप्तीकरण, बी ऑप्शन। अव्ययभाव समास का प्रथम पद होता है, तो सबको पता होगा दोस्तों, अव्ययभाव समास का जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर डी हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट है द्विगु समास का प्रथम पद होता है, तो द्विगु समास का क्या होता है? संख्यावाचक होता है। कौन सा होता है? संख्यावाचक, ए ऑप्शन। अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं, जो अन्य पद, तो अन्य पद दोस्तों बहुब्रीहि समास में होता है। किस में होता है? बहुब्रीहि समास में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अन्य पद प्रधान आपका बहुब्रीहि समास है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 71, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? तो समानाधिकरण और आपका व्यधिकरण ये किस समास के भेद हैं, किस समास के अंदर आते हैं? तो ये तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 72, येनांग विकारः, सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो किसी अंग में जब विकार होता है तो दोस्तों तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? तो कारक नहीं है आपकी षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74 है रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तो चतुर्थी विभक्ति होती है रुचि के अर्थ में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अकारांत शब्द से जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो तो वहाँ पर आपका क्या होगा? अकारांत। अगर दीर्घ होगा तो आकारांत हो जाएगा, अगर ई होगी तो इकारांत हो जाएगा। इसमें पूछा है अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ होता है वहाँ अकारांत होता है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण आपका दीर्घ आ होगा तो आकारांत हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, तो ये बनेगा बालके, डी ऑप्शन। 77 है हरि शब्द के रूपों में हरऊ रूप किस विभक्ति का कौन सा वचन है? तो हरऊ दोस्तों आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कौन सा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 और वो है लता शब्द के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों लता। ठीक है, लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, तो ये है आपका लतायाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? लतायाम। लते मत कर देना, ये स्त्रीलिंग की बात चल रही है लता का, तो इसमें लते नहीं होगा, लतायाम होगा। आंसर आपका सी होगा। और फ्रेंड्स यहाँ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं तो लता तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है। नेक्स्ट है फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसमें फले रूप निम्न किस विभक्ति में नहीं आता है? तो फलम जो है इसमें नपुंसक लिंग में है, इसे फले रूप नहीं आता है, वो आता नहीं है पंचमी में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सर्वम सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्वे रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। आपको गलत कथन चुनना है, तो देखिए सर्वे रूप पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये 81, अश्मत व युष्मत शब्दों से बनने वाले क्रमशः मम और तव रूप किस विभक्ति के किस वचन के रूप हैं? तो ये हैं आपके षष्ठी विभक्ति एक वचन के। किसके हैं? षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। अगला है अश्मत व युष्मत में क्रमशः आवयोः व युवयोः किस विभक्ति किस वचन में बनते हैं? किस में बनते हैं ये? तो ये बनते हैं आपके सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। किस में बनते हैं? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, सी ऑप्शन। फ्रेंड्स पानी वगैरह पी लिया करें, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी
बड़ी हो जाती है। और आप जो है प्रश्नों की प्रकृति से समझ गए होंगे कि आपको किस पर ज़्यादा तैयारी करनी है। तो आपको व्याकरण में सबसे ज़्यादा जो है रूपों को अच्छे से पढ़ना है। किसको पढ़ना है? चाहे शब्द रूप और धातु रूप, इनको अच्छे से डिवीजन में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि इतने प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो अधिकांश दोस्तों आपकी ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके शब्द रूप और धातु रूपों से अधिकांश लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भू धातु का भवामी रूप है। भवामी, तो ये भवामी जो है ये है आपका लट लकार का। किसका है? लट का है। भवामी, भमावह, भवामह, तो ये लट लकार का है, ए ऑप्शन। पठिष्यामि रूप है, तो पठिष्यामि दोस्तों लट लकार है यानी भविष्यत काल का, सी ऑप्शन। लंग लकार, आपको पता होगा लंग लकार जो है ये भूतकाल का सूचक है। वर्तमान लट का है, भविष्यत अभी बता दिया लट का है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अदात धातु रूप दा धातु के किस लकार का रूप है? तो अदात दोस्तों यहाँ पे अ लग रहा हो, वहाँ लंग लकार है और लंग लकार को बोलते हैं आपका भूतकाल। भूतकाल में जो रूप बनते हैं वो आ आता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बालक मोदकम रोचते, यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बालकाय मोदकम रोचते, बी ऑप्शन। बालकाय मोदकम रोचते, और जो रोचने के योग्य में दोस्तों आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उभयतः कृष्णस्य गोपाः, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा भैया उभयतः कृष्णम गोपाः। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, बी आंसर उभयतः कृष्ण गोपाः पक्का। त्वम पाठम पठतु का शुद्ध रूप है, तो त्वम पाठम पठतु का शुद्ध रूप होगा त्वम पाठम पठ, त्वम पाठम पठ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 90, अहम ग्रामम गच्छसि, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा, तो अहम के साथ में दोस्तों आपका क्या आएगा? पठामि, पठा वह पठामह, तो अहम के साथ में गच्छामि आएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका सी। और दोस्तों देखिए आपके अनुवाद करा दिए हैं कि आपको अनुवाद किस तरीके से करने हैं, तो आप लोग जो है एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर खोल लिया करें, वहाँ से जो भी आपके टॉपिक कवर नहीं है तो आप लोग टॉपिकों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण ग्रामर आपकी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा कराई गई है, जो आपके पाठ्यक्रम में बुक है वहीं से हुई है सारी, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित विधि में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो देखिए प्राचीन विधि, नवीन विधि, नवीनतम उपागम, लेकिन मध्यकालीन विधि जो है ये सम्मिलित नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। संस्कृत व्याकरण की शिक्षण की प्राचीन व अप्राचीन इन दोनों विधियों में से निम्न में से कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित हैं? तो ये सम्मिलित हैं आपकी आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि, डी ऑप्शन। संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दुभाषीय विधि से क्या तात्पर्य है? तो दुभाषीय विधि से तात्पर्य है कि इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत में अनुवाद करता है, रूपांतरित करता है, तो इसे ही कहेंगे हम दुभाषीय, ठीक है। यानी कि जो प्रथम भाषा है उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देना ही दुभाषीय होता है। ये इसमें एक व्यक्ति बोलेगा मातृभाषा और तथा दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत में अनुवाद करेगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 94, संस्कृत पद्य शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि किन स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है आपकी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। कौन कौन सी? पद्य शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि, जहाँ पर गायन हो, जहाँ पर नाट्य विधि हो, तो ऐसी स्तर की कक्षाएं कौन सी हैं? तो ये यहाँ पर प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, उनमें बच्चों को गायन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, नाट्य विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 95, संस्कृत पद्य शिक्षण में कौन सी है? संस्कृत पद्य शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है। अन्वय से क्या तात्पर्य है? तो अन्वय से तात्पर्य है दोस्तों पद्य में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 96, कादम्बरी शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों सबका पता होगा सुरा या मदिरा, सुरा भी आ सकता है, मधुरा भी आ सकता है, तो कादम्बरी का जो अर्थ है वो शी है, मदिरा।
नेक्स्ट है सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? तो जो सुकनास हैं वो मंत्री हैं। कौन है? मंत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है, तो दूसरा पात्र कौन है भैया? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ के पिताजी कौन है? तारापीड़। मंत्री कौन है? वैशंपायन। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? वो चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ के पिताजी तारापीड़। किसके गुण दोष का वर्णन सुकनास ने किया है? तो दोस्तों लक्ष्मी के। जिसके पास में लक्ष्मी आ जाए तो वो क्या है? अंधा हो जाता है। लक्ष्मी का जिसे घमंड हो जाए, जिसे सुंदरता पे घमंड हो जाए, तो वो क्या है दोस्तों? पतन की ओर चला जाता है। इसलिए सुकनासोपदेश में जो उपदेश दिए गए हैं वो किसके गुण दोषों के बारे में कहा गया? लक्ष्मी के। सी ऑप्शन। 100वां है शतम आपका राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। तो ये उपदेश दिए जाते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर। जब बच्चे को राजगद्दी पर बिठाया जाता है तब बच्चे को उपदेश दिए जाते हैं कि राज्य को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से बच्चे को उसकी डोर लेनी है। तो जब राजा का अभिषेक होता है उस समय पर ये उपदेश दिए जाते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी रचना के लेखक आपके बाणभट्ट जी हैं। कौन है? बाणभट्ट। सी ऑप्शन। 102 है कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो सबको पता होगा क से कादम्बरी और क से कथा, कथा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है। तो कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का। किसका है? गद्य काव्य है दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है आपका 104वां क्वेश्चन है बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाणभट्ट की शैली की कांता सम्मिलित उपदेश की सरस शैली और अलंकार प्रधान शैली है, इसलिए दोनों का सम्मिश्रण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, गुडाढ्य की बृहत कथा। गुडाढ्य की बृहत कथा जो है कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है। 106 शिवराज विजयम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों ऐतिहासिक है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट 107 शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है? तो अभी बता दिया है, शिवराज विजयम के पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजयम रचना के नायक हैं तो महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। ए ऑप्शन। शिवराज विजयम में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भच्चड़ा पातकेन का अर्थ है, तो इसका है मुर्गा खाने के पाप से। मुर्गा खाने के पाप से। बी ऑप्शन। वहाँ पर होगा ताम्रचूड़ भच्चड़ पातकेन, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों एक यवन बालक था, उसके द्वारा जो है विप्र कन्या का अपहरण किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 111 विप्र कन्या की उपमा दी गई है। तो विप्र जो कन्या है उसकी उपमा दी गई है सरस्वती से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की कि अपने आश्रम पर आने की। क्या प्रार्थना की थी? कि आप हमारे आश्रम पर आइएगा। तो अपने आश्रम पर आने की थी। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी दोस्तों पक्का। महमूद निवासी था, तो महमूद निवासी गजनी का था। डी। अगला है महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। तो महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि भारत की धन संपत्ति को लूटने के लिए, धन संपत्ति जो थी, इस्लाम के प्रचार के लिए भी, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, तो उपयुक्त तीनों के लिए महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। 115वां है पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण क्या था? तो पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। जहाँ भी दोस्तों आपसी फूट हो जाए तो वहाँ पर पतन होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों देखिए आप अपनी वास्तविक लाइफ में भी ये फॉलो करके देखें कि जितने जो हैं हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन हमारे सुखों से दूसरे ज़्यादा परेशान होंगे। अगर हम कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हों तो दूसरों को लगेगा नहीं ये नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? आपसी फूट जहाँ हो वहाँ पर आदमी पराधीन हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 116 है पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल नहीं है। तो सामवत जो है ये नाटक है, ये शामिल नहीं है। बाकी के बिहारी व्यास, शिव विवाह और भारत भारती इसमें जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है।
तो ये सामवत नाटक जो है इनके में शामिल है, बी ऑप्शन। ठीक है, बिहारी विवाह, शिव विवाह, भारत भारती ये नहीं है। सामवत नाटक जो है ये पंडित अंबिका दत्त की रचनाओं में शामिल है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? तो किरातार्जुनीयम के भारवी हैं, सबको पता है। ठीक है, और भभूति बताना कमेंट में। ठीक है, 18वां है किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों किरात जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो शिव जी जो हैं उनको किरात वेशधारी कहा गया है, इसलिए शिव जो किरात वेशधारी हैं उनके लिए ये किरात शब्द का प्रयोग हुआ है। 118 का सी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ पर निवास कर रहे थे? तो सबको पता होगा द्वैत वन में निवास कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? द्वैत वन में। कहाँ पर? द्वैत वन में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। तो ब्रह्मचारी जो विप्र था उसका वेश धारण करने वाले थे वो वनीचर थे। वनीचर ने ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण किया था, बी ऑप्शन। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। जो हितकारी हो और प्रिय वचन बोल रहा हो वो कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, सी ऑप्शन। 122वां है, वर विरोधो अपि समम महात्मभिः के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ होता है आपका साधुओं का विरोध। क्या होता है? साधुओं का, साधुजन जो होते हैं उनका विरोध। वर विरोधो अपि समम महात्मभिः, तो साधुजनों का जो विरोध है वो खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। 123वां है, राजाओं का स्वभाव होता है। तो राजाओं का जो स्वभाव होता है वो होता है दुर्विज्ञ। क्या होता है? दुर्विज्ञ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजाम। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। तो कृष्णा का तात्पर्य दोस्तों द्रौपदी से है। किससे है? द्रौपदी से, बी ऑप्शन। और इस सेशन का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 125, भवन्ति मायावेषु भवन्ति मायावेषु येन माहिनः पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है? तो इसका भाव है दोस्तों जैसे के संग तैसा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भवन्ति मायावेषु येन माहिनः, जैसे के संग तैसा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आपके 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और फ्रेंड्स जितना हो आप लोग इस क्लास को शेयर करना, क्योंकि आपकी संस्कृत है, घर घर में और जन जन के पास में ये संस्कृत पहुंचनी चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्तों कमेंट अपनी ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में छोड़ना, क्योंकि आपकी कमेंट ऊर्जा का स्रोत है, मोटिवेट करती है। और दोस्तों पता भी पड़ता है कि आखिरकार हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं क्या चाहते हैं, क्या इसमें कुछ जो है नवीन डालना चाहिए जिससे इसमें कुछ सुधार हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बस इतना करना, बिल्कुल मुफ्त में आपको ये क्लास दी जा रही है। 125 क्वेश्चन आपके टीजीटी में आते हैं, इसलिए आपको रोज़ाना क्लास मिलती है। तो वीडियो को शेयर कर लेना, और दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर कर लेना प्रेस, जिससे जो है आपको रोजाना की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने भी हमारे मित्र हैं संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमः संस्कृताय।